दूसरे वीडियो में 1.2 का इंट्रोडक्शन और दो ठो सवाल किए थे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन का बताए थे कुछ सवाल और दूसरे नंबर क्वेश्चन का एक ठो सवाल बताए थे। हम इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का एक ठो और सवाल बता दे रहे हैं और एक आप कीजिएगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपका दूसरे का क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा 510 और 92। सेम यही प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा है पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो हमने बताया था कि 510 का LCM निकालिए, पहले इसको खंड कीजिए और खंड करके 92 का और 510 का साइड में खंड कर लेते हैं। 510 जीरो लास्ट में तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 5 10, फिर 5 लास्ट में हो गया तो या तो 3 से कटेगा और नहीं तो 5 से। तो 3 से पहले देख लेते हैं हम लोग। 3 से तो 3 से देखेंगे 3 8 24, 3 25 15, फिर 3 से कटेगा नहीं तो 5 से, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और आपका हो गया 5 सते 35 और ये 17 हो गया। इसका खंड हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर आपका ये हो गया 92 का कितना हो जाएगा, आपका 92 का हो जाएगा। फिर 92 का कर देते हैं ऐसे ही, 92 का 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, 2 दूनी का 4, 2 तीन 6 और ये 23 हो गया। 3 23 से कम 23, 2 इंटू 23। ओके, अब इसका HCF कह रहा है मौसा देख लेते हैं। मौसा इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये देखिए दोनों कॉमन है, बस ये दो ही एक है कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे कि इसका मौसा इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। और जब लसा लेते हैं, मौसा को इंग्लिश में HCF भी कहा जाता है, जैसे कि किताब में लिख दिया है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। और लसा अर्थात LCM, ठीक है। तो LCM में जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो सभी को लेते हैं एक साथ। तो 2 इंटू, हम इसको पहले वाले में से सब लेते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 17 और इसके बाद आपका 17 और 17 के अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं 2 इंटू 23, इसको मिटा दें। यहाँ पर आपका 3 इंटू 5 इंटू 70 लिख दिए, फिर 2 इंटू 23 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 3 6 5 30 और 17 दूनी का 34 और इंटू 23, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 तितरी का 9, 23 में 30 से करते हैं, तितरी का 9 और 3 दूनी का 6 और 0 लगा दे, 690 हो जाएगा। तितरी का 9 और 3 दूनी का 6, 690 इंटू 34। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 690 और 34, 4 0 0 4 9 36 6 और 4 6 24, 24 3 27 और 3 0 0 3 9 27 के साथ 2 और 3 6 18, 18 2 20। ओके, तो 0 6 14 और 1 3 और 2 23 4 6 0। अब हमारा कह रहा है कि इसको, ये हमारा HCF निकल गया, LCM निकल गया। अब यहाँ हमारा कह रहा है कि इसको दिखाइए। तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा इंटू मसा। अब यहाँ दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात मतलब ये हो गया 510 और गुणे 92 इक्वल टू
ये आपका हो गया 2 इंटू 6, ये आपका लसा हो गया 2, सॉरी लसा क्या है 23 460 गुणे मौसा इक्वल मौसा क्या हो गया 2, तो आपका मल्टीप्लाई, सॉरी इसको एलएचएस लेकर कर लेते हैं, जैसे बताया तो वैसे ही बता दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप दोनों कर सकते हैं, दोनों आप दोनों जगह रख दीजिए, बराबर आ जाएगा, सो कर सकते हैं। तो हम एलएचएस लेकर कर किए हैं, तो एलएचएस लेकर कर दे रहे हैं। एलएचएस हो गया आपका ये, तो 510 गुणे 92, 510 गुणे 92 कितना आ जाएगा 92, 0 और 92 2 हाथ लगा 9 और 9 5 10 5 10 9 5 45 45 1 46 60 560 9 और 1 मिनट मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 510 और 92 2 0 0 2 एकम 2 और 2 5 10 और 9 0 0 9 एकम 9 और 9 बचे 45, यहाँ 0 2 9 6 4 46 6 46 920, ठीक है। अब ऐसे ही आरएचएस कर देते हैं, आरएचएस कर देते हैं। उसके बाद आरएचएस में 2 इंटू 23 460, ठीक है। लसा इंटू मसा, लसा इंटू क्या हो गया मसा, तो 23 से इंटू 60 कितना हो जाएगा 2 0 0 2 6 12 2 हाथ लगा 1 और 2 चौके 8 और 2 3 6 6 2 चौके 8 3 6 हो रहा है यहाँ फिंगर हो गया है क्या 2 0 8 1 9 और 2 3 6 और 2 3 का 4। अब आप देख सकते हैं हमारा दो संख्याओं का गुणनफल जो आ गया 46 920 और दो संख्याओं का लसा इंटू मौसा जो आ गया 46 920 आ गया। अर्थात यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हमें दिखाना था। अब यहाँ लिख देंगे, हम ये लिखेंगे कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके लसा, उन संख्याओं के लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। आप नोट कर सकते हैं, जहां दिक्कत हो जरूर बताएं। अब आगे क्वेश्चन करते हैं हम 3 नंबर पे, एक आपके लिए छोड़ दिया गया है, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में कह रहा है कि अभाज्य गुणनफल गुणनखंड नन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के CF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हम बार बार बता रहे हैं कि जब आपको कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ही हल कीजिए तो हम HCF का HCF प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल कह रहा है आपका पहला नंबर क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 21 है, 12 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 12 15 और 21 और आपका कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है। तो 12 का क्या हो जाएगा, जैसे बताया है ऐसे खंड करके भी कर सकते हैं, हमें याद है तो हम करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे। 15 का कितना हो जाएगा, 15 का लिख सकते हैं 3 इंटू 5 होता है ना, 3 इंटू 5 15 का, और 21 का क्या हो जाएगा 17 का 21 3 और इंटू 7। अब यहाँ पर हम मौसा ज्ञात लिखेंगे, मौसा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, मौसा मतलब HCF, मौसा मतलब HCF। तो HCF जो होता है जब तीनों में कॉमन हो उसको हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं। जब तीनों के लिए ही कॉमन हो तो उसको हम HCF कहते हैं, अर्थात 3 हो जाएगा। और लसा क्या हो गया हमारा, लसा आपका हो जाएगा कि जो कॉमन है वो और जो कॉमन नहीं है वो दोनों लेते हैं। तो हमारे पास दो कॉमन नहीं है, 2 इंटू 2 और ये 3 कॉमन है, 3 ले लिए, एक बार तो ले लिए, फिर अब इंटू 5 इंटू 7। तो हमारा क्या हो जाएगा लसा इक्वल टू, लसा मतलब LCM लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, लसा इक्वल टू LCM। अब यहाँ पर हो गया आपका 4 3 12 12 60 और 6 7 42 420, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपका ये है दूसरा नंबर, हम कर दे रहे हैं तीसरा नंबर, दूसरा कीजिएगा आप, तीसरा नंबर हम कर दे रहे हैं। तो 8 9
और 25, 8, 9 और 25 का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 का क्या हो जाएगा, अब 2 इंटू 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है जी, कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है। देखो ध्यान दो, एक 1 खंड हो सकता है, यहाँ 1 खंड कर सकते हैं और यहाँ भी क्या कर सकते हैं 1 कर सकते हैं। तो हमारा 1 जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 1 लिखते नहीं है ऐसे इसका गुणांक 1 होता है, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो 8 9 72 कर देते हैं डायरेक्ट, 8 हो गया और ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। 8 9 72 इंटू 25, 25 दूनी का 50 और ये 25 दूनी 50 हो गया, 5 0 मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 और 25 तो 5 10 और 5 7 35, 35 1 36, 2 दूनी के 4, 2 7 14। तो ये 0 6 4 10 1 4 3 7 1 8 8 1 1 18। फिर एक मान डाल देते हैं 5 10 और 5 7 35 1 36, 2 दूनी के 4, 2 7 14, 0 6 4 10 1 4 3 7 1 8 और 1 1800। यही आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया इसका। इसको हम ऐसा करते हैं, एलसीएम एक बार मिला लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1.2 का तीसरा नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसको नोट कर लीजिए, जहां दिक्कत हो आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और सभी क्लास के चलाए जाएंगे। आगे चलते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर, अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिखा है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। एचसीएफ कोष्टक में एचसीएफ ऑफ 306 और 657। इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का औसत जो दिया गया है वो 9 है, ठीक है, ये गिवन है, आपको दिया गया है। और एलसीएम ऑफ 306 और 657 आपको ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है इन सब का। तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम में हम क्या करेंगे कि आपका 306 में कि इसका, हाँ ये संख्या देखिए, संख्या लिख लेते हैं पहले। ए इक्वल टू कितना हो गया 306, ए इक्वल टू क्या हो गया 306 और बी इक्वल टू क्या हो गया, बी इक्वल टू क्या हो गया 657 हो गया। ओके, ए इक्वल टू 306 और 657। तो हमारे पास ए बी मालूम हो गया और एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना है आपका 9, इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। हम इसको हिंदी में लिख देते हैं मसा मतलब एचसीएफ इंटू लसा इंटू एलसीएम। ओके, अब यहाँ पर आपका दो संख्या मतलब कितना 306 और गुणे 657 इक्वल टू मसा क्या है 9 इंटू एलसीएम। अब यहाँ हिंदी लिख दिया, समझ में आ जाएगा, और एलसीएम लिख दिए। तो हमें तो एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया जी, एलसीएम इक्वल टू क्या हो गया, इस 9 को डिवाइड कर देंगे इधर, 306 और इंटू 657 बटा में 9। अब कटाते हैं 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 7 63 2 और 9 3 27, ठीक है, कट जरा 9 7 63 और
9 27 2 27, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा आपका 306 गुणे 73 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 306 और 73 में मल्टीप्लाई कर दो तो 3 छक 18, 1 3 का 9, 7 छक 42, 2 असला 4 और 4 हो गया और 17 का 21, 8 3 9 4 13 3 ऐसा 1 1 1 2 और 2 की 2, ये हो गया 22 338, 22 338, यही आपका एलसीएम हो गया। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। कह रहे जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो पहला हम ये देखते हैं, तो 0 पर समाप्त कौन सी संख्या होती है? 0 पर समाप्त कौन सी हो सकती है आपका? ये 6 के पावर n है, आपका दिया गया है 6 के पावर n, और 6 के पावर n को क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखिए इसको 6 का पावर n लिख सकते हैं, और 6 के पावर n को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर n। 2 इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 के पावर n। और 2 और 3 ऐसे अंक हैं जिनके स्थान पर 0 नहीं होता है। जो हम जानते हैं कि 2 इंटू 5 ऐसा संख्या है जिनके का पावर घात हो 5, ऐसा घात मतलब इसका घात ऐसा है कि जो ऐसा घात है जैसे 2 इंटू 3 में ऐसा कोई नहीं है जो संख्या जो 0 पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हाँ, जैसे कि अब 6 के पावर n इक्वल टू 6 के पावर n हो गया, तो 2 इंटू 3 के पावर n हो गया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे कि यह कह रहा है कि चूंकि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन से ही इसका आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, अब देखिए 6 के पावर n, यदि 6 के पावर, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कि 6 के पावर n, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या होती है और यह 0 पर समाप्त, 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है, 0 पर समाप्त होगा, तो यह 5 से विभाज्य होगा और 5 से विभाज्य होगा, तो इसलिए 6 के पावर n में 5 होना चाहिए। 6 के पावर n में क्या होना चाहिए? 5, पावर n में 5 होना चाहिए, जो कि क्या है? संभव नहीं है। क्यों? देखिए इसके लास्ट में 0 कह रहा है, तो 0 पर समाप्त तभी हो सकता है यदि वह 5 हो, तब 5, यदि 0 लास्ट में होता है तो 5 से डिवाइड होता है या 10 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 5, हम 5 ही ले रहे हैं, 6 के पावर n में 5 होना चाहिए। यह क्या है? संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस थोड़ा सा माइंड हल्का सा लगाना है और इसमें कुछ नहीं करना है, बस 2 इंटू 3 का पावर हो गया, और 2 और 3 में अब इसका गुणांक 2 ही 3 हो सकता है, इसका पावर कुछ भी रखते हैं तो 2 और 3, देखिए 2 यहाँ भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 2 का पावर यदि कुछ भी होगा तो इसका गुणांक 3 है, तो 3 में कहीं भी 0 नहीं आता है। 3 का 9, 3 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, ऐसे संख्याएं आती है 3 के में,
इसलिए यह आपका 6 के पावर n जो होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पाते हैं। सेम, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा करना है। मान लेते हैं यहाँ 7 दे दिया गया इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। अब देखिए यहाँ 13 कॉमन हो गया और बच गया 7 इंटू 11। इसको कुछ ए मान लेते हैं, सपोज दैट 11 और 7 इंटू 11 प्लस 13, सॉरी 1 होगा ना 1, तो 13 और 77 प्लस 1, ये कितना हो गया, ये इंटू 78। अब ये देखिए इसमें 1 के अलावा दो संख्याएं ऐसी हैं, 1 के अलावा दो संख्याएं जो है क्या है, ये कह रहा है कि भाज्य संख्या है जो अभाज्य। 13 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है जी, एक अभाज्य संख्या है, तो यह आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य नहीं हो सकता। यहाँ लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या हो गई, एक के बाद एक 13 अभाज्य संख्या हो जाएगी, और यह आपका अभाज्य संख्या 13 हो गई, जिसके चलते यह क्या है, भाज्य नहीं है। ये आप लिख लीजिएगा, इतना लिखना है कि 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि भाज्य, यह पूरा ये जो दिया गया है वो संख्या क्या हो सकती है, भाज्य नहीं हो सकती है, ठीक है। बी पे आते हैं। बी इसका नाम दिया है, आप कर लीजिएगा इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें फिर 5 कॉमन ले लीजिए, बी ना सोचे समझे, बच गया 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 प्लस 5। और 5 गुणांक हो गया, 5 क्या है जी, अभाज्य संख्या है ना, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 36 और 7 इंटू 4 इंटू 36 प्लस 1, सॉरी ये 1 है 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ सीधा सीधा सेम ऐसे लिखिए कि 5 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका गुणांक जो है 5 आ रहा है, अतः यह इसका जो होगा वह 5 जो 5 के चलते यह भाज्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसके आगे आप इसको जो है गुणा करके इसको जोड़ दीजिएगा, एक संख्या आएगी, यहाँ देख लीजिए 13 6 78, ये है एक तो भाज्य संख्या होगी, लेकिन ये क्या होगी, अभाज्य संख्या, जो किसी संख्या से कटेगी नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। 5 है, ये भी आपका कुछ आएगा जो भाज्य होगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 नंबर में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 नंबर है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे कब, जब इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का क्या निकाल दें, एलसीएम निकाल दे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब पुनः उस स्थान पर मिलेंगे उस समय बाद। तो पुनः क्वेश्चन नंबर 7 है, पुनः प्रारंभिक, लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा जी, एक चक्कर लगाने में समय कितना हो गया, 18 मिनट दिया गया आपका मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय इक्वल टू कितना, 12 मिनट, ठीक है। तो पुनः प्रारंभिक
पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कितना हो जाएगा? LCM ऑफ 18, 12। तो यहाँ पर आपका 18, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18 का एलसीएम, ये 18 का कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 का कितना होगा? तो 2 इंटू 3। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो ये कॉमन हो रहा है, तो कॉमन पे कहीं लिखेंगे, जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको लिखेंगे। देखिए एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 दूनी का 6, 3 18, 18 दूनी का 36, 36। इस प्रकार ये आपका चैप्टर प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 की समाप्त हुआ। और इसमें आपको जहां भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पुनः इसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर।